हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो एसएससी के किसी भी एग्जाम में चले जाइए, कोई भी शिफ्ट में देख लीजिए, एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से जो शॉर्ट शॉर्ट आने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम द टॉपिक एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो आज हम डिस्कस क्या क्या करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में, देन डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में और उन लेयर्स के बीच में कैसे टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलती है, किन रीजंस की वजह से देखने को मिलती है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार पढ़ेंगे एग्जाम से पहले अच्छी तरह से यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। और सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर। अब एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर के अंदर एक्चुअल में चीजें हैं क्या, कॉम्पोजिशन। तो देखिए, हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की एयर में मेजर तीन हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। ये मेजर मिलने वाले हैं आपको, गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। अब जरा ना ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये अर्थ है और अर्थ की एक खुद की ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटी काम करती है। तो अर्थ की ग्रेविटी का काम है क्या? तो अर्थ की ग्रेविटी सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है, अपनी तरफ पुल कर रही है ग्रेविटी। किस पर ज्यादा ग्रेविटी लगेगी, किस पर कम ग्रेविटी लगेगी? तो ऑटोमेटिकली जिस भी चीज का मास ज्यादा होगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होगा। क्लियर? दैट मीन्स अगर मैं गैसेस को उनके मास के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना शुरू कर दूं तो वो गैसेस जिनका मास ज्यादा होगा वो आपको अर्थ के बिल्कुल पास में मिलेंगे, और वो गैसेस जिनका मास सबसे कम होगा वो अर्थ से काफी ज्यादा दूर मिलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं कर रही। सी क्लियर? नेक्स्ट, वाटर वेपर्स। अब वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स, ये भी क्योंकि इनका मास ज्यादा है तो ये हो सकता है कि हमें कहां पर मिले, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, और एटमॉस्फेयर में पास ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा लेंथ तक या हाइट तक नहीं मिलने वाले हमें वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स। अब ये वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स एक्चुअल में करेंगे क्या? क्या इनकी वजह से अलग अलग फिनोमिना देखने को मिलते हैं, लाइक रेनफॉल? यस। ये गैसेस कौन कौन सी हैं? तो गैसेस के ऊपर पहले स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी है हमारे पास गैसेस। तो देखिए, composition and the structure of the atmosphere. So atmosphere is the mixture of different gases that envelops the earth all around. It contains life gases like oxygen for the human beings and animals and carbon dioxide for the plants. अब अगर आपने पिछले लेक्चर अच्छी तरह से मेरे देखे हुए हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि कैसे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इवॉल्व हुआ। हमने स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे हमारे, उनमें डिस्कस किया था कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें फर्स्ट एटमॉस्फेयर, सेकंड एटमॉस्फेयर और प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर। तो जो भी आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है एक्चुअल में इवॉल्व किया, ठीक है। तो इवॉल्व कैसे किया? बिल्कुल स्टार्टिंग में जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसमें सिर्फ दो गैसेस थी। कौन सी दो गैसेस थी? फर्स्ट थी हीलियम और सेकंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम, सिर्फ दो गैसेस थी हमारे पास फर्स्ट एटमॉस्फेयर में। और ये फर्स्ट एटमॉस्फेयर ड्यू टू सोलर विंड्स, ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो खत्म हो जाएगा। सेकंड एटमॉस्फेयर, जिसे हम प्रोसेस के नेम लिखते हैं, जिसे बोला जाता है डी गैसिंग, ठीक है। तो इस डी गैसिंग सेकंड एटमॉस्फेयर में हमारे पास थी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हमारे पास इसमें था अमोनिया। अमोनिया के अलावा हमारे पास थे यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन हमारे पास थे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें हमारे पास था यहाँ पर वाटर वेपर थे, लेकिन वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, ठीक है। तो वाटर वेपर थे लेकिन वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो ये वो वाला टाइम पीरियड था जब वॉल्केनिक इरप्शन हो रही थी, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हमारा सेकंड जो एटमॉस्फेयर था वो इवॉल्व हुआ। देन थर्ड एटमॉस्फेयर की तरफ चलेंगे, जब सेकंड एटमॉस्फेयर में लाइफ एग्जिस्ट की, और लाइफ एग्जिस्ट होने के बाद हमने देखा था कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे, और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में प्लांट सेल, एनिमल सेल बनेंगे, और प्लांट सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल की जाएगी और बदले में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो है वो क्या की जाएगी? एक्सहेल की जाएगी। और वही ऑक्सीजन एनिमल सेल्स जो है वो यूज करेंगे फॉर देयर सर्वाइवल।
तो इसी वजह से जो हमारा थर्ड एटमॉस्फेयर होगा उसमें आपको दो गैसेस तो देखने को मिलेंगी, फर्स्ट नाइट्रोजन और सेकंड ऑक्सीजन। तो ये तो मेजर रहने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो द एयर इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ्स मास एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब अगर ये मेरे पास इरेज करते हैं इसे, और देखिए ये मेरे पास अर्थ है और अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है यहां तक, लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर का 99% जो मास है वो इस रीजन में ही है। 99% मास मतलब बिल्कुल पास में, जो ऊपर की तरफ चले जाएगा ना, काफी ज्यादा हाइट पर चले जाएंगे, वहां पर एटमॉस्फेयर में ज्यादा गैसेस आपको मिलेंगी नहीं। जनरली आपको वहां पर गैसेस मिलेंगी लाइक हाइड्रोजन, जिनका मास कम है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है, ग्रेविटी के पुल है, पुल की वजह से मैक्सिमम अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का मास है वो आपको बिल्कुल 32 किलोमीटर के आसपास ही मिल जाएगा। अभी हमने 32 किलोमीटर लिखा है, आगे जाकर चेक करेंगे कि ये कौन सी वाली जो है वो लेयर बनेगी। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर बनेगी, स्ट्रेटो बनेगी, मीजो बनेगी, थर्मो बनेगी, एक्सोस्फेयर बनेगी, वो डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द एयर इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट ब्लोज। तो एयर क्या है, किसी ने देखी है? जी नहीं देखी। कैसा कलर है, कैसी स्मेल है, किसी को नहीं पता, बस हमें फील होती है जब एयर ब्लो करती है। ठीक है, तब सबको फील होगी। नाउ ये एक डायग्राम है आप सभी के लिए, एक छोटा सा टेबल। अब ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट है, ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट है, तो एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, स्टेट पीसीएस देख लीजिए, इवन यूपीएससी एग्जाम देख लीजिए, तो सिर्फ इस एक टेबल से ही क्वेश्चन आ चुके हैं। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये टेबल के क्वेश्चन जो है गलत करके आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी के लिए इस टेबल को ध्यान से पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझने हैं कैसे आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। तो ये हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, और प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में जो जो गैसेज हैं, सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, तो सबसे ज्यादा हमारे पास गैस इन द वॉल्यूम है वो है नाइट्रोजन। अगर 100% मेरा एटमॉस्फेयर है तो 100% एटमॉस्फेयर में 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन ही है। सेकेंड नंबर के ऊपर है हमारे पास ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब फोटोसिंथेसिस चल रही थी तब से ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर में चल रही है गैसेस। ठीक है, तो ऑक्सीजन 21%, अराउंड 21%, 20.95 है, तो इसे 21 लेकर चलिए, तो ये कितना बन गया हमारे पास, 99% बन गया। तो 99% है क्या हमारे एटमॉस्फेयर में, तो 99% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, दो गैसेस हैं 99%। लेकिन क्वेश्चन कहां पर आता है, क्वेश्चन आता है इसके बाद, ये जो 1% बचा ना, अब इस 1% को अरेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि इस 1% में कौन सी गैस ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी। तो एक ट्रिक लेकर चलते हैं। मिनिमम अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे कम गैस कौन सी है, तो सबसे कम गैस है हाइड्रोजन। सबसे कम गैस है हाइड्रोजन। क्यों? हाइड्रोजन का मास जो होता है वो सबसे कम है। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट विद मास 1 हाइड्रोजन। अगर किसी चीज का मास ही कम है तो ऑटोमेटिकली आप बता सकते हैं कि उसके ऊपर ग्रेविटी भी नहीं लगेगी। ग्रेविटी नहीं लगेगी तो जनरली हमें हाइड्रोजन मिलेगा भी कहां पर, आउटर स्पेस में मिल रहा है। आउटर मतलब आउटर लेयर्स जो एटमॉस्फेयर की उनमें मिलेगा। डन। नेक्स्ट, फर्स्ट याद हो जाएगी आपको सभी को, सेकंड याद हो जाएगी, लास्ट याद अब हो चुकी है, बचा कौन सा, तो ये दो पहले आपने याद रखनी है। थर्ड नंबर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहीं पर भी नोट्स बनाएंगे ना तो उसमें जरूर लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड पर है ही नहीं। मेजॉरिटी बच्चे यही गलत करके आएंगे एग्जाम में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि नेम सुने होते हैं हमने। कार्बन डाइऑक्साइड याद कैसे रखेंगे, कार्बन से याद रखेंगे C4, C4 से याद रख लीजिए, कार्बन 4 नंबर पर है, थर्ड नंबर पर नहीं है। थर्ड पर क्या है, थर्ड के ऊपर है आर्गन। ठीक है, तो अब इनकी कॉम्पोजिशन देखेंगे तो आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। तो ये पहले 4 हैं, पहले 4 अलग से याद करने हैं आपने। ये पहले 4 जो हैं अलग से याद रखेंगे, इन्हें इनके साथ मिक्सअप मत करना। पहले 4 याद कर लीजिए, देन लास्ट याद कर लीजिए, देन उसके बाद बचा हमारे पास नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन और ज़ेनन। ये 4 की क्रोनोलॉजी अलग याद होगी, ये 4 की अलग याद होगी। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन 9 को इकट्ठे याद करने की कोशिश भी करे,
फिर कंफ्यूजन होगी, और कंफ्यूजन आप लेकर चलेंगे, एग्जाम में भी कंफ्यूजन होगी, चलती चलती कंफ्यूजन जाकर एक बढ़िया क्वेश्चन जो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, जिसमें ज्यादा नंबर ले सकते थे, वो खत्म हो जाएगा। ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट 4 साइड पे, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनन और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पर एनसीईआरटीज में बुक्स में आपकी जनरल जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, कोई भी बुक उठा लेंगे तो उसमें एक गड़बड़ की गई है, तो यहाँ पर एक जीरो और आएगा। तो एक्चुअल में हमारे पास जो क्रिप्टन है, तो क्रिप्टो जो हमारे पास गैस है उसमें 0.0001% है, क्योंकि अगर ये 2 जीरो ही रहने वाले हैं ना, तो ये ऊपर चली जाएगी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक रहती है। नेक्स्ट, गैसेस के बाद, नाउ द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर ऊपर के बाद, अगर ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ के 120 किलोमीटर के बाद आपको ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, कोई रीजन? यस, मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक मास है ज्यादा, तो ग्रेविटी पुल कर रही है। 99% हमारा एटमॉस्फेयर आपको कहां तक मिलेगा? पास तक ही मिलेगा, इतनी दूर तक तो गैसेस जाएंगे भी नहीं। तो 120 किलोमीटर तक की रेंज है जिसके ऊपर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। देन नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर्स आर फाउंड अप टू 90 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। याद रखने फैक्ट, एक बार याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नीचे, ऑक्सीजन ऊपर, वाटर वेपर जो है वो भी नीचे ही रहने वाले हैं। नाउ गैसेस, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज मेट्रोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। किस वजह से इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड? अब ना कंसेप्ट समझना शुरू कीजिए। गैसेस है, गैसेस में हमने कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर पहले फोकस करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या काफी ज्यादा न्यूज में रहती है? यस, न्यूज में रहती है। किस वजह से न्यूज में रहती है? तो अभी ज्योग्राफी से बिल्कुल एकदम से करंट अफेयर्स में आ जाइए। जब आप ज्योग्राफी से एकदम स्विच करेंगे करंट अफेयर्स में, तो पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये तो वही है जो काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से न्यूज में रहती है। ये तो वही गैस है जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ये तो वही गैस है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की बातें होती हैं। तो ये वही तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्यों बातें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, समझिए इस चीज को। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इंपॉर्टेंट गैस तो है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अर्थ को वार्म करने के लिए हमारे पास कुछ गैसेस हैं जो क्या करती हैं, सन की तरफ से जो रेडिएशन आ रही है उनके लिए वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अर्थ की जो रेडिएशन होती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उनके लिए वो ओपेक है। नहीं समझ आया? मैं फिर से समझाता हूं, तो पीछे आते हैं जरा यहाँ पर। तो यहां समझिए जरा, ये मेरे पास सन है और ये है अर्थ। सन की तरफ से जो रेडिएशंस आएंगी, जिन्हें हम इंसोलेशन बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, नाम याद रखेंगे। अब मैं इंसोलेशन वर्ड यूज करूंगा। जो सन की तरफ से इंसोलेशन आती हैं, तो ये आ रही सन की तरफ से सनलाइट, ठीक है। तो इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जब हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए इनकमिंग इंसोलेशन के लिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट है, मतलब पास थ्रू करने दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पास हो रहे हैं आराम से, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अब ये हीट जो है, इस हीट की वजह से अर्थ क्या होगा? इस हीट की वजह से अर्थ हीट अप होगा। जब अर्थ हीट अप होगा तो अर्थ भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो अर्थ की तरफ से भी क्या होगा, यहाँ पर कूल डाउन करने की कोशिश की जाएगी, हीट एमिट की जाएगी। अर्थ भी तो हीट एमिट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब अर्थ हीट एमिट करने की कोशिश करेगा तो इस एमिशन को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टीआर। टीआर मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो एनर्जी जो अर्थ एमिट कर रहा है अपने आप को कूल डाउन करने के लिए। किस वजह से? क्योंकि सन की तरफ से जो सनलाइट आई थी, सोलर इंसोलेशन थी, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइम पीरियड में काम करेगी जब अर्थ की तरफ से अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। तो अर्थ चाहता है कि जितनी भी हीट ट्रैप है अर्थ के अंदर, तो ये वापस स्पेस में चली जाए और अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाए। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो अब ट्रांसपेरेंट नहीं है, अब ओपेक फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कि ये परफॉर्म कर रही है। मतलब जितनी भी रेडिएशन, जितनी भी हीट अर्थ एमिट कर रहा है कि वो स्पेस में चली जाए, अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए, वो नहीं होने दे रही। रादर देन ये जितनी भी हीट है इसे ट्रैप कौन कर रही है? इसे ट्रैप कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो गया। अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो ओवरऑल जो अर्थ है हमारा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इजी हो गया। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस एज इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिन्हें हम इंसुलेशन भी बोल सकते हैं, एंड ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो जो अर्थ की तरफ से वापस आ रही है जो रेडिएशन, दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स द पार्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक सम ऑफ द पार्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस एंड इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही तो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब पॉजिटिव वे में पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट समझते हैं, फिर नेगेटिव वे में समझ लेंगे। पॉजिटिव वे में क्या होगा, तो अगर आप हिली एरियाज में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वहां पर आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो माइनस में भी चला जाएगा। मॉर्निंग में हो सकता है कि डे टाइम में आपके पास सनलाइट आ रही है, लेकिन आपको पता है कि नाइट आते आते जो है यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उस रीजन में एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो वहाँ पर जो है यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, तो फार्मर्स यूज़ क्या करते हैं, वहाँ पर फार्मर्स जो है वो ऐसे बड़े बड़े से टेंट लगा लेंगे, हाउस बना लेंगे, जिन्हें बोला जाता है ये है ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देने के लिए बड़े बड़े से व्हाइट कलर के क्या बनाए जाएंगे, स्पेशली डिजाइंड टेंट्स होंगे, और इन टेंट्स के अंदर जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाएगा। और इन टेंट्स की खासियत क्या है, इन हाउसेस की खासियत क्या है, कि अगर एक बार सनलाइट इनके अंदर आई, और सनलाइट अंदर आने के बाद यहाँ पर जो हीट है और वो हीट ट्रैप हो जाएगी। अब ये हीट जो है बाहर एमिट नहीं हो पा रही, तो ऑल्दो बाहर की तरफ नेगेटिव में टेम्परेचर होगा, लेकिन इनके अंदर हाउसेस के अंदर पॉजिटिव में एक बढ़िया टेम्परेचर होगा, वार्म टेम्परेचर है, और उस वार्म टेम्परेचर से आप इजीली एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हम जनरली माउंटेनियस रीजन में करते हैं, उस रीजन में करते हैं जहां पर नेगेटिव में, यहाँ पर एग्रीकल्चर करना डिफिकल्ट है, तो वहां पर। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि क्या आप नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान वाले रीजन में ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज करके एग्रीकल्चर करना चाहेंगे, आप बोलोगे नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, राजस्थान में पहले ही बहुत गर्मी पड़ती है भाई, वहां पर ये यूज करने लगोगे अंदर की सारी क्रॉप्स ही जल जाएंगी, इतनी ज्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया की तो वैसे ही समर्स में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है। नाउ इधर आइए वापस, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लियर हुआ हमारे पास। तो सिमिलरली अर्थ के ऊपर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ की हीट वापस स्पेस में जाने नहीं दे रही, और अर्थ हर रोज हीटअप हो रहा है, सन तो आएगा, सन की रेडिएशन भी आएंगी, सन की रेडिएशन से अर्थ वापस से हीटअप हो रहा है, अर्थ उसे एमिट करने की कोशिश करेगी, स्पेस में चले जाए, लेकिन वहां पर एटमॉस्फेयर में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड उसे जो है वो स्पेस में एमिट नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। डन, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओजोन। ओजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। कहाँ पे मिलती है ओजोन, तो बचपन में सुना होगा आपने, ओजोन हेल्प्स अस फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं हमारे पास फ्रॉम द सन, तो इनसे हेल्प करती है हमें ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर दो तरीके की है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझो पहले, जहां पर मेजरली स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं और फिर बाद में उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ। ठीक है, तो ओजोन जो है हमारे पास दो तरीके की ओजोन है, एक हमारे पास पॉजिटिव ओजोन, एक है नेगेटिव ओजोन, एक हमारी दोस्त है, एक दुश्मन मान लो। ठीक है, तो जो पॉजिटिव ओजोन है वो आपको मिलेगी स्ट्रेटोस्फीयर में। अभी हम लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है वो हमारे लिए पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन है इट हेल्प अस फ्रॉम यूवी रेज, तो यूवी रेज से ये बचाती है। तो नेगेटिव वाली कौन सी है, तो स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे की तरफ एक लेयर आएगी, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है वो हमारे लिए नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन है एक पूरी की पूरी लेयर है, तो वो तो नेचुरल है, वो हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है। लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर के ग्रीन हाउस गैस बन रही है ओजोन जो है, तो ये एक्चुअल में हमारे जो व्हीकल्स हैं वहां से इमिशन की वजह से पहुंच रही है।
तो दो तरीके की ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक, स्ट्रेटोस्फेरिक। अच्छी कौन सी? स्ट्रेटो वाली। बुरी कौन सी? ट्रोपो वाली। ट्रोपो में रीजंस क्या है? तो हम रीजंस हैं ह्यूमन बींग्स, हमारी वजह से ओजोन जो है वो एमिट हो रही है। डन। नाउ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेज विद द ऑल्टीट्यूड। समझना इस लाइन को, इस लाइन के साथ ही काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके अब बनने शुरू होंगे। अर्थ से जितना आप ऊपर की तरफ चलना शुरू होंगे उतना ही आपको वाटर वेपर्स कम मिलेंगे। विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड वाटर वेपर्स डिक्रीज। वाटर वेपर्स जो है ना आपको एक लिमिट तक ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे एक लिमिट तक ही वाटर वेपर्स? रीजन है इसके पीछे। तो रीजन ये है कि अगर आप टेम्परेचर और ऑल्टीट्यूड के बीच में देखेंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जितना आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, जितनी आपकी हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है, जितना आप ज्यादा हाइट के ऊपर जा रहे हैं उतना ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। 165 मीटर अगर आप ऊपर जाने वाले हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो जितने जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। अब वाटर वेपर्स जो है, वाटर वेपर्स के साथ भी सेम हो रहा है कि टेम्परेचर जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि टेम्परेचर इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा कि ये वाटर वेपर्स और ऊपर नहीं जा सकते। टेम्परेचर इतना जीरो हो चुका है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, सपोज कर लिए 0 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक लिमिट के बाद ये वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होंगे तो इनके पास डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाया जाएगा यहाँ पर, और जिसकी वजह से फिर आपको क्लाउड्स फॉर्मेशन देखने को मिलती है और हो सकता है कि उससे प्रेसिपिटेशन या जिसे हम रेनफॉल बोलते हैं वो भी हो जाए। तो एक लिमिट तक ही होगा, पूरे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स नहीं मिलते। नेक्स्ट, इन वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स it may account for 4% of the air by the volume, while in the dry and the cold areas of the desert polar region it may be less than the 1% of the air। ठीक है, तो वार्म और ट्रॉपिक्स वाले रीजन में ज्यादा आपको वाटर वेपर देखने को मिलेंगे, पोलर रीजन में, डेजर्ट रीजन में कम वाटर वेपर देखने को मिलेंगे। वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब वाटर वेपर होंगे कैसे एटमॉस्फेयर में? तो ये देखिए वाटर वेपर आ कहां से रहे हैं, तो वाटर के वेपर जो हैं ड्यू टू इवेपोरेशन एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहे हैं। इवेपोरेशन कैसे होती है? तो इवेपोरेशन होती है अगर सरफेस जो है वाटर बॉडी का उसका टेम्परेचर ज्यादा हो। तो टेम्परेचर ज्यादा का मतलब वो रीजन जहां पर आपको ज्यादा सनलाइट देखने को मिलेगी या फिर सोलर इंसोलेशन देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा सोलर इंसोलेशन कहां पर होती है? तो सबसे ज्यादा सोलर इंसोलेशन होती है इक्वेटर पर। और अगर यहाँ पर ये है सन, तो सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर फॉल कर रहे हैं, यहाँ पर सनलाइट एक एंगल के ऊपर फॉल करेगी पोल्स के ऊपर। तो इसी वजह से आप जैसे ही इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलना शुरू करेंगे तो इवेपोरेशन कम होती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा। इवेपोरेशन कम, टेम्परेचर कम, तो ऑटोमेटिकली वाटर वेपर भी कम होंगे। तो अब ये लाइन क्लियर होगी कि वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। It also absorbs the part of the insolation from the sun and preserves the earth's radiated heat. Thus it acts as a blanket, allowing them the earth neither to become too cold or too hot। अब वाटर वेपर भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह कुछ चीजें करने वाले, ठीक है। वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो सोलर इंसोलेशन जो आ रही थी, सन से जो रेडिएशन आ रही थी उसके लिए ट्रांसपेरेंट थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे पास अगर यहाँ पर वाटर वेपर है तो वाटर वेपर कुछ पार्ट जो है इस सोलर रेडिएशन का रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, लेकिन कुछ पार्ट जो बच जाएगा वो अर्थ की तरफ भी आएगा और अर्थ से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देखने को मिलेगी तो उसे भी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है वाटर वेपर। तो दोनों को कर रहा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जिसकी वजह से ये भी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह ही काम कर रहा है। तो वाटर वेपर एक्चुअल में कर क्या रहा है? तो वाटर वेपर एक्चुअल में ये कर रहा है कि अर्थ को ना ज्यादा ठंडा होने दे रहा है और ना ही ज्यादा गर्म होने दे रहा है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि वाटर वेपर तो
अर्थ के लिए एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, वो सारी की सारी सोलर रेडिएशन भी नहीं आने दे रहा, और वो अर्थ की हीट भी कंप्लीटली एटमॉस्फेयर में जाने नहीं दे रहा, आउटर स्पेस में जाने नहीं दे रहा। नाउ आगे डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स, द एटमॉस्फेयर हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच में ओरिजिनेट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। अब ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स अलग अलग रीजन से आ जाएंगे, अलग अलग रीजन की वजह से आते हैं। डेजर्ट से देखने को मिलेंगे, इरोजन की वजह से देखने को मिलेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं, तब ये छोटे 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 जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। सनलाइट को एक बार सनलाइट देखिए ध्यान से, तो सनलाइट के अंदर आपको छोटे छोटे से पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। कहाँ तक मिलेंगे? अब आप रूम में है, तो रूम में एक जगह से आपके पास सनलाइट आ रही है, तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पर हमारे पास जो रूम है, रूम के एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन एक डिस्टेंस तक ही, एक लिमिट तक ही आपको क्या मिलेंगे? ये जस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, एक हाइट तक मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही मिलेंगे। तो ये भी सिमिलरली वाटर वेपर की तरह ही होंगे, ये भी आपको एक स्पेसिफिक हाइट तक ही मिलेंगे, उस हाइट से ऊपर ये भी नहीं मिलने वाले। डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, लोअर लेयर्स तक ही रहने वाले हैं। देन द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाटर वेपर ज्यादा इक्वेटर पर थे, इक्वेटर पर थे, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा इक्वेटर पर नहीं है। कोई रीजन इसके पीछे? यस, एक बहुत बड़ा रीजन है। इक्वेटर के ऊपर ना रेनफॉल ज्यादा है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर इवेपोरेशन ज्यादा है, इवेपोरेशन की वजह से वहां पर वाटर वेपर ज्यादा बनते हैं, वाटर वेपर जो है वो वाटर वेपर राइज कर जाते हैं, कंडेंसेशन होती है और इक्वेटर पर बारिश हो जाती है। जब बारिश होगी तो बारिश अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को भी सेटल डाउन कर देगी। तो डस्ट पार्टिकल्स आपको उस रीजन में ज्यादा मिलेंगे जहां पर ड्राई विंड चलती हो, जहां पर ज्यादा रेनफॉल ना होती हो। तो यही रीजन है कि जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स है वो आपको सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में देखने को मिलेंगे, इक्वेटर पर ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर रेनफॉल ज्यादा है। डन। नेक्स्ट, ड्यू टू द ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। तो ड्राई विंड्स की वजह से सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन, मतलब 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में आपको ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। Dust particles and the salt particles act as a hygroscopic nuclei around which the water vapors condenses to produce the clouds, ठीक है। तो जैसे जैसे मॉइस्चर ऊपर जाएगा, वाटर वेपर ऊपर जाएंगे 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 जाएंगे, और जब वो कंडेंस करने वाले होंगे, कंडेंस करने से पहले उन्हें जो है एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड क्या करेंगे? क्लाउड फॉर्मेशन के लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे डस्ट पार्टिकल्स। तो प्लेटफॉर्म डस्ट पार्टिकल्स प्रोवाइड करेंगे, तो डस्ट पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप होना शुरू होंगे, एक बड़ा क्लाउड बनेगा, और उस क्लाउड की वजह से रेनफॉल देखने को मिलेगी। नाउ एक छोटी सी आप सभी के लिए न्यूज, तो स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स जो है वो लॉन्च किया जा चुका है बाय द परचम क्लासेस। स्पेशली जनरल अवेयरनेस का कोर्स है आपके सभी के लिए। स्टार्ट कब से हो रहा है? तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो बाय टिल 10th दिसंबर अभी लॉन्च ऑफर चल रहा है, तो जिसकी वजह से आपको ये जो कोर्स है 2299 के ऊपर मिलेगा। 15 दिसंबर तक ये कोर्स है आपका, 16 दिसंबर से आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो एसएससी, क्योंकि एसएससी का टेंटेटिव अब हमारे पास पूरा का पूरा नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर आ चुका है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये क्लासेस भी रखी गई हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपका कोर्स चलता रहेगा और आपके एग्जाम चले जाएंगे, नहीं, आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आपका कोर्स है इसी वजह से डिजाइन ऐसे किया गया है, 16 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 6 अप्रैल 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी जनरल अवेयरनेस जो है एसएससी के लिए वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यस। नेक्स्ट, इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या? तो दोनों ही तरीके की आपको क्लासेस मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको 1 ईयर कोर्स का असेस मिलने वाला है, लाइव और रिकॉर्डेड मिलेंगी, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स भी मिलेंगी। जो मॉड्यूल कंप्लीट होते चलेंगे और मॉड्यूल के बीच में भी आपके स्पेशली यहाँ पर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी करवाए जाएंगे, और वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आप करेंगे वाले हैं, तो उसके पास आपका एक लीडर बोर्ड भी तैयार हो जाएगा, जिससे आपको आपकी रैंकिंग पता चलेगी कि आपसे ज्यादा अच्छे कौन कर रहे हैं और आपसे कम अच्छे कौन कर रहे हैं।
और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्लस इसके साथ एग्जाम सक्सेस स्ट्रेटेजीज जो हैं वो भी की जाएंगी विद PYQs। डिटेल PYQ की डिस्कशन होगी। जैसे ये टॉपिक हम कर रहे हैं एटमॉस्फेयर, तो इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं SSC में, ये भी डिस्कस करेंगे। देन कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे? ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और स्टैटिक जीके विद निमोनिक सेशंस। तो सभी SSC स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप 10 दिसंबर से पहले पहले बाय कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर कोर्स जो है, जो कंप्यूटर की हमारे पास लेक्चर्स हैं वो फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ आगे आते हैं वापस हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हमने कॉम्पोजिशन पढ़ी कि कॉम्पोजिशन में क्या क्या था। तो कॉम्पोजिशन में हमने पढ़ा कि दैट हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर है और क्या हमारे पास, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर हैं और गैसेज हैं। अब इन्हें लेयर्स में डिवाइड करके देखते हैं। तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास अब हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब ना आपने लेयर्स बना लेनी है, जो स्कूल टाइम पीरियड में ही हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देने होते किसी ने, तब कोई SSC के बारे में सोच नहीं रहा था, तो बस वो जल्दी जल्दी एग्जाम देकर आगे निकल जाते हैं। अब समझते हैं। तो सबसे पहली लेयर जो अर्थ के बिल्कुल पास है, उस लेयर को बोला जाएगा दैट इज ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। अब पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, लेयर सारी बना लेंगे और उसके बाद इसे डिस्कस करते हैं। तो अभी आपने बनानी है लेयर्स। तो सबसे पहले बनाएंगे ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटो के बाद मीजोस्फियर, मीजो के बाद थर्मोस्फियर और थर्मो के बाद एक्सोस्फियर। ठीक है, 5 लेयर्स हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अब जो कॉमन सभी के माइंड में आएगा कि सर पता कैसे चलेगा कि कहां पर जो है वो लेयर खत्म हो गई, है ना, कहां पर ट्रोपोस्फियर खत्म हो गई, कहां से स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो गई। तो इसका भी इलाज करते हैं। तो ऐसे करते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि ये लाइन है, इस लाइन से नीचे मेरे पास ट्रोपोस्फियर है और इसके ऊपर मेरे पास स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो जाएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कहां से स्ट्रेटोस्फियर शुरू हुआ? तो मुझे एक लाइन डीमार्केट करनी पड़ेगी। तो इसे करते हैं। तो इस लाइन के नीचे नीचे ट्रोपोस्फियर है, तो मैं इस लाइन को बोल दूंगा ट्रोपोपॉज। पॉज का मतलब क्या होता है? रुक जाना। मतलब मैं इस लाइन को बोल रहा हूं कि इस लाइन के बाद ट्रोपोस्फियर नहीं है, ट्रोपोस्फियर नीचे ही है इसके बाद। अब इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो स्ट्रेटो के बाद मेरे पास ऊपर आ जाएगा मीजोस्फियर। तो मीजोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोल सकते हैं हम? इसे बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, कि इस लाइन के बाद स्ट्रेटोस्फियर नहीं है। तो ऐसे ही मीजोपॉज होगा, ऐसे ही थर्मोपॉज। आपको लोकेशंस मिल जाएंगी जैसे उस लाइन के ऊपर या उस लाइन से नीचे। दो अलग अलग जो हैं वो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। नाउ ट्रोपोस्फियर, इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहली आएगी कौन सी हमारे पास? ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट, द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड roughly to the height of 8 kilometers near pole and about 18 kilometers at the equator। अब समझिए इस चीज को, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब जो हैं, ये ऐसे नहीं है कि सीधी सीधी लाइनें लग गई, नहीं। अगर ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये है इक्वेटर, ये है पोल्स। ठीक है, ये है सन। सन की डायरेक्ट रेडिएशन आपको देखने को मिलेगी इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा देखने को मिलेगी। इक्वेटर के ऊपर ज्यादा रेनफॉल होगी, इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, पोल्स के ऊपर टेम्परेचर कम है। अब इक्वेटर के ऊपर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मतलब यहाँ पे वाटर वेपर भी ज्यादा होंगे, तो वाटर वेपर राइज भी करेंगे। सिमिलरली पोल्स के ऊपर टेम्परेचर कम है, यहाँ पे वाटर वेपर भी कम है और वाटर वेपर राइज भी नहीं करेंगे। तो ट्रिक से याद कीजिए कि जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जितने भी क्लाइमेटिक फिनोमिनाज हैं, वो सब ट्रोपोस्फियर में होने वाले हैं। तो ट्रोपोस्फियर एक सीधी लाइन नहीं है कि ये लाइन सीधी बना दी, अर्थ से 8 किलोमीटर ऊपर चलेंगे तो ट्रोपोस्फियर ही रहने वाला, नहीं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आप इक्वेटर पर हैं 0 डिग्री के ऊपर, तो ट्रोपोस्फियर की हाइट ज्यादा है। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि यहां पर सन की इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है।
तो जो कन्वेक्शन करंट क्रिएट हो रही है उसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा है। तो इक्वेटर पर है तो यहाँ पर 18 किलोमीटर तक आपको ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगी। और अगर पीछे आगे जाएंगे 90 डिग्री पोल्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हाइट जो है वो सिर्फ 8 किलोमीटर ही है। तो ये कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी हमारी, ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर पर ज्यादा और पोल्स पर कम। डन। और अगर एवरेज बात करेंगे तो एवरेज जो है हमारे पास 13 किलोमीटर हाइट है। एवरेज मतलब इन दोनों का मैंने एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज हाइट ट्रोपोस्फेयर की 13 किलोमीटर रहने वाली है। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। थिकनेस ज्यादा कहां पर है? इक्वेटर पर ज्यादा है। और कम कहां पर है? पोल्स पर कम है। दिस लेयर कंटेन्स द डस्ट पार्टिकल्स एंड द वाटर वेपर्स। इन्हीं की वजह से तो ये हाइट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर के साथ यहाँ पर आपको ज्यादा टेम्परेचर, वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो इक्वेटर पर ज्यादा आपको मिलेगा क्या? रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलती है। डन। नाउ आगे, ऑल द चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड द वेदर टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, बारिश हो, तूफान हो, जो मर्जी, लाइटनिंग तक, सब आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर ना, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो शांत है, बिल्कुल शांत मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर। जो भी होना है यहीं पे होना है, यहीं पर ही बादल आएंगे, यहीं पर ही सब कुछ होगा। तो अगर स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो बिल्कुल शांत है, तो अगर आप एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो कौन सी लेयर में आप ट्रेवल करना पसंद करेंगे? वो लेयर में पसंद करेंगे ट्रेवल करना कि जहां पर हो सकता है कि कभी विंड ज्यादा चल रही है, कभी स्लो चल रही है, कभी बारिश हो गई, कभी लाइटनिंग हो गई, कभी बिजली चमकने लग गई, यहाँ पर तो गड़बड़ है। तो कभी आपका प्लेन इधर जा रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा, टर्बुलेंस ज्यादा हो जाएगी। तो इसी वजह से जनरली जो प्लेन्स होते हैं वो आपको कहां पर मिलते हैं? वो इस रीजन में ही मिलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। और ज्यादा प्रिसाइज लेके चले तो ट्रोपोपॉज में। ठीक है, तो जो ट्रोपोपॉज होगी ना लाइन यहाँ पर, तो ट्रोपोपॉज में चलेंगे, कि ट्रोपोस्फेयर से थोड़ा सा ऊंचाई के ऊपर चलते हैं, कि जिसकी वजह से टर्बुलेंस फेस ना करनी पड़े। नाउ द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर, temperature of this layer decreases at the rate of the 1 degree Celsius for every 165 मीटर। तो जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं दैट इज द लैप्स रेट। ठीक है, लैप्स रेट याद रखेंगे, हर 165 डिग्री ऊपर जाने के बाद, 165 मीटर ऊपर जाने के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। This is the most important layer for all the biological activities. The zone separating the troposphere from the stratosphere is known as tropopause. तो ट्रोपोपॉज हम कर चुके हैं। ठीक है, और ट्रोपोपॉज में क्या रहने वाला है? टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। अब इस डायग्राम को समझिए, और क्योंकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो देखिए, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर नहीं है इसमें। इसमें हमने किया कि यहाँ पर आगे हमारे पास हाइट, वाई एक्सिस पर है हाइट, एक्स एक्सिस पर ऊपर है टेम्परेचर। तो ये है टेम्परेचर और ये है हाइट। तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर हूं, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर हूं तो देखिए यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर ऊपर। ठीक है, तो ग्राउंड के ऊपर हूं और जैसे जैसे मेरी हाइट इंक्रीज हो रही है, मैं माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा, माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा तो टेम्परेचर जो है देखिए 20 डिग्री से डिक्रीज होकर -60 आ गया। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अभी सिर्फ मैं कितना इंक्रीज हुआ मैंने, ऑलमोस्ट 8000 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट तक आ गया, टेम्परेचर डिक्रीज। तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ट्रोपोपॉज के ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है, सीधा है। हर पॉज के ऊपर, स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहने वाला है, ना इंक्रीज हो रहा होगा वहां पर और ना ही डिक्रीज। क्लियर जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? तो स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगी हमारे पास सेकंड लेयर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस लेयर में हमें मिलेगी लेयर ऑफ ओजोन, और ये ओजोन लेयर जो है हमें हेल्प करती है फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है, तो दिस स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के बाद स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाएगी, एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। तो 18 से 50, 8 से 50। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का आपका बनेगा कि ये रहा हमारे पास ट्रोपोस्फेयर,
ठीक है, इसके ऊपर यहाँ तक और इधर, तो ये सारा जो रीजन है ये है स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज द important feature of the stratosphere that it contains ozone layer। ओजोन की लेयर है किसमें, तो ओजोन की लेयर है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट, दिस लेयर अब्सॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड शील्ड्स द लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर यूवी रेज अर्थ के ऊपर आएंगी तो उसकी वजह से स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो ये जो हमारे पास ओजोन लेयर है तो ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है यूवी रेज को और हमारे पास अर्थ के ऊपर नहीं आने देगी। नाउ अब इसको वापस देखिए डायग्राम को। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ चीजें अलग हो चुकी हैं। यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, फिर ये कांस्टेंट हुआ टेम्परेचर। तो अगर आप और हाइट में जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कोई रीजन इसके पीछे? यस, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, और उसके पीछे रीजन भी ये है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है। ठीक है, ओजोन लेयर की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर टेम्परेचर हुआ डिक्रीज और इस रीजन में टेम्परेचर होगा इंक्रीज। देन हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेटोपॉज और वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। फिर उसके बाद चलेंगे थर्ड लेयर के ऊपर, और थर्ड लेयर है मेरे पास दैट इज मीजोस्फेयर। सो मीजोस्फेयर lies above the stratosphere which extends up to the height of 80 किलोमीटर। तो वापिस से डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा मेरे पास डायग्राम, 8 किलोमीटर, 18 के बाद 50 तक हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है, 50 से लेके 80 किलोमीटर तक ये है मेरे पास मीजोस्फेयर। तो ये बन गई मेरे पास मीजोस्फेयर, ये है स्ट्रेटो और ये है ट्रोपो। In this layer, the temperature starts decreasing with increase in the altitude। अब वही वाली कहानी वापस शुरू हो जाएगी जो ट्रोपोपॉज वाली थी। वेरिएशन आई थी, वेरिएशन जो थी वो स्ट्रेटोस्फेयर में थी। जब मीजो में आए तो वापस से टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। सो द अपर लिमिट ऑफ द मीजोस्फेयर इज नोन एज मीजोपॉज। और आपसे कोई पूछ ले कि हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर में कोई ऐसा पॉइंट जहां पर माइनस में टेम्परेचर हो, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर हो, तो याद रख लेना इस पॉइंट के ऊपर है। डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, मीजोस्फेयर में आएंगे तो टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, तो ये लास्ट पॉइंट दैट इज मीजोपॉज। मीजोपॉज ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको सबसे मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। एटमॉस्फेयर में सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट है ये, क्योंकि इसके बाद वापस आप देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है। और इंक्रीज कौन सी लेयर में होगा, तो फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है। उसके पीछे रीजन है, रीजन अभी डिस्कस करते हैं। तो मीजोस्फीयर हमारा हो चुका है, देन हमारे पास है थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर, लेकिन आपके माइंड में अब चलेगा कि सर रुको, एक ना लेयर और थी और आपने वो मिस कर दी, और वो लेयर कौन सी थी, तो वो लेयर थी आयनोस्फेयर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, थर्मोस्फेयर एक बड़ी लेयर है, इसके अंदर ही छोटी छोटे जो है पार्ट्स हैं, किसके, आयनोस्फेयर के पार्ट्स हैं। ये देखो ये है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में ही मुझे क्या मिलेगी, आयनोस्फेयर मिलेगी, थर्मोस्फेयर के अंदर ही मुझे आयनोस्फेयर मिलेगी। आयनोस्फेयर का मतलब यहाँ पे हमारे पास एक लेयर है जिसमें आयंस हैं। किस वजह से काम आते हैं आयंस, कोई वजह रही होगी यहाँ पर। यस, ये आयंस जो हैं हमें हेल्प करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। तो जितने भी आप मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, जितने भी आप कम्युनिकेशन डिवाइस यूज कर रहे हैं, उन सबके सिग्नल्स कहाँ पर सेंड किए जाते हैं, थर्मोस्फेयर में, और वहां से आयन से रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद अर्थ के ऊपर वापस आते हैं। डन जी। सो thermosphere, it contains the electrically charged particles known as ions, hence it is also known as ionosphere। तो इसी का सब पार्ट बना लीजिए या इसे ही बोल दीजिए। The ionosphere is located between 80 to 400 kilometers above the mesopause। Next, the radio waves transmitted from the earth
आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब ये बना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अर्थ के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लेयर है थर्मोस्फेयर। अगर थर्मोस्फेयर आंसर होगा तो वहां पे थर्मोस्फेयर लगा दिया, आइनोस्फेयर हो तो आइनोस्फेयर लगा देना, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट, टेम्परेचर हेयर स्टार्ट्स टू इंक्रीज विद द हाइट। अब क्योंकि यहाँ पे आयंस हैं, आयंस की वजह से यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में सबसे हॉटेस्ट पॉइंट अगर देखेंगे ना, तो हॉटेस्ट पॉइंट आपको मिलेगा कहां पर, थर्मोस्फेयर में। यहाँ पे टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है देखो, स्टार्ट कहां से किया था, 20 डिग्री के राउंड किया था, ऊपर चलते 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 80 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो कम दिखा रहे हैं, इससे भी ज्यादा होता है। तो थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज ऑफ हाइट। तो अब इस डायग्राम को फिर कंप्लीट करते हैं। डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज। तो हमारा टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर में पहले डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ये वेरिएशन देखने को मिलेगी। और रीजन है पीछे इनके, ठीक है। रीजन क्या है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर थी, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आयंस हैं। नाउ आइनोस्फेयर, सो आइनोस्फेयर इट इज द लेयर विद इन द थर्मोस्फेयर। तो देख सकते हैं आप आइनोस्फेयर एफ लेयर, आइनोस्फेयर ई लेयर, डी लेयर। इतना ज्यादा डीप में आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि थर्मोस्फेयर सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट तो है लेयर सबसे ज्यादा, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो मेजर नहीं कर पाए हम। थर्मोस्फेयर इज द हॉटेस्ट लेयर, ये बात तो क्लियर है, लेकिन इसका टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाते हम। ऐसा क्यों? एक तो होगा ना कि आपके पास सपोज कीजिए कि आपको फीवर है, बुखार हो गया, तो आपने क्या यूज किया, थर्मोमीटर यूज किया बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए, रूम्स के टेम्परेचर चेक करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर्स होते हैं। तो हो क्या रहा है, कोई चीज कंटेक्ट में आएगी तभी उस चीज का क्या पता चलेगा हमें यहाँ पर एक्चुअल में कि उसका टेम्परेचर है क्या। ये चीज क्लियर है। आप थर्मामीटर लेंगे, अपने बॉडी के साथ लगाएंगे, तभी वो बॉडी के साथ लगने के बाद बॉडी का टेम्परेचर जो है मेजर करेगी। लेकिन प्रॉब्लम थर्मोस्फेयर में ये है क्योंकि यहाँ पे आयंस है ना, आयंस बहुत दूर दूर है, तो एक आयन यहाँ पर, एक आयन यहाँ पर है। ये आयंस दूर होने की वजह से यहाँ पर कोई कंटेक्ट नहीं बन पा रहा। तो ऐसा नहीं है कि आप थर्मोस्फेयर में और आपको लगेगा कि बहुत गर्मी है, आप थर्मोस्फेयर में तो आपको हीट महसूस नहीं हो रही। क्यों महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आयंस बहुत दूर हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं। बट तो भी हमें पता है कि थर्मोस्फेयर सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो आयंस हमें दिख रहे होते हैं ना वहां पे, जब हमने उन आयंस की स्टडी की तो पता चला कि ये जो आयंस जिस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, ये जो वाइब्रेट इस तरीके से कर रहे हैं, ये तब आयंस वाइब्रेट करते हैं जब इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो थर्मोस्फेयर में आपको हीट फील नहीं हो रही, बट वहां पर हीट है। ठीक है जी। सो थर्मोस्फेयर, थर्मो मीन्स हीट, सो इट इज द हॉटेस्ट, इट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। लाइन बनी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बना इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो द हीट इज जनरेटेड फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन बाय द ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब इसे मेजर क्यों नहीं कर पाते, इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। तो हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या कर पाए, मेजर कर पाए। ठीक है, वो 80-90 दिखा था ना, 80-90 नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 डिग्री के आसपास टेम्परेचर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट लेयर आज की हमारी, और वो है एक्सोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर, थर्मो के बाद शुरू हो जाती है एक्सोस्फेयर। कितनी इंपॉर्टेंट, सबसे कम इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में लीस्ट हमें पता है वो है एक्सोस्फेयर। सो एक्सोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज अबव द थर्मोस्फेयर, द हाईएस्ट लेयर, बट वेरी लिटल इज नोन अबाउट इट। और इसके बाद शुरू क्या हो जाएगा, तो इसके बाद शुरू हो जाता है हमारे पास आउटर स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एटमोस्फेयर खत्म हो जाएगा और यहाँ से इसके बाद एक्सोस्फेयर के बाद आउटर स्पेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? तो अब करना है क्या, आपने डायग्राम बनाने हैं दो, दो डायग्राम्स किसी के लिए। फर्स्ट होगा लेयर्स का। ठीक है, तो ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री। फर्स्ट बना लेंगे यहाँ पे आप ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटो, देन मीजो, थर्मो और एक्सो, ये बन जाएगा।
इनके किलोमीटर्स लिखे जाएंगे साथ में। देन सेकंड डायग्राम, और सेकंड डायग्राम में यहाँ पर आप लिखेंगे टेम्परेचर और यहाँ पर लिखेंगे आप हाइट, जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं इस डायग्राम से जो सेकंड में बना रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, या इसे इरेज करते हैं, दूसरे तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम बनना है, ये डायग्राम आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर, ये जो लेयर है दैट इज स्ट्रेटो, ये जो लेयर है मीजो, और सॉरी यहां पे आएगी ये लेयर, ये जो लेयर है ये है मीजो, और मीजो के बाद ये जो लेयर है ये है थर्मो। ठीक है, तो सबसे डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। ठीक है, तो थर्मो में सबसे ज्यादा टेम्परेचर दैट इज 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो डायग्राम्स आपको आने चाहिए। इजी है टॉपिक, बार बार क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एसएससी वालों के लिए तो सबसे फेमस टॉपिक है। लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हाइट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, टेम्परेचर के ऊपर आते हैं, मीजोपॉज के ऊपर, थर्मोपॉज के ऊपर, सबके ऊपर आपके क्वेश्चन जो है वो देखने को बनते हैं। क्लियर? तो ये आज हमने डिस्कस किया अबाउट दी कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स पढ़ी, और एटमॉस्फेयर में कॉम्पोजिशन में डस्ट पार्टिकल्स, गैसेज और वाटर वेपर। गैसेज वाला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो गलत नहीं करना किसी स्टूडेंट ने अब ये वीडियो देखने के बाद। क्लियर? चलिए, तो लास्ट जाने से पहले एक अगेन आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज, और वो न्यूज है अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटीज जो है, एनसीईआरटीज आपका एक बेस रहते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले बेस क्लियर करते हैं, देन उसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटीज हमेशा एक फाउंडेशन बेस रहता है। तो परचम क्लासेस की तरफ से एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा रहा है स्पेशली एट द प्राइस 4999, और इसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है 15 दिसंबर तक है। तो इनमें आपको मिलेंगे क्या? तो इनमें आपको डेली 3.5 आवर्स की क्लासेस देखने को मिलेंगी, 350 प्लस आवर्स जो है आपकी क्लासेस होंगी, 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज कवर की जाएंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, और जिनमें आपको जो है एनसीईआरटीज के कंसाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ नया है यहाँ पर? यस, नया है, और वो नया है क्योंकि आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए आंसर राइटिंग के लिए स्पेशल सेशंस लगाए जाएंगे। तो मेंस आंसर राइटिंग के एक्चुअल में आंसर लिखने कैसे हैं उसके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो 4999 पर है, बाद में रिवाइज हो जाएगा 16 दिसंबर के बाद। तो अभी आप चाहें तो इसे अवेल कर सकते हैं। फर्दर आप इस पर 250 रुपीज ऑफ करना चाहते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं अश्मीत 250, अश्मीत दैट इज माय नेम, और आगे 250 लगाइए और आपको इसी प्राइस के ऊपर 250 फर्दर जो है वो ऑफ हो जाएंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, इसमें हमने डिस्कस किया अबाउट कॉम्पोजिशन एंड एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। डन? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।